हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जीके चीज से। तो साथियों, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, जो सू नहर है वो उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को हारून झील से जोड़ती है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, जो है हारून से सुपीरियर को जोड़ती है। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताइए मेरे प्यारे भाई। तो साथियों, जो लेक झील है मेरे प्यारे भाई, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। साथियों, इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा, सुपीरियर झील। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई, क्या राइट आंसर होगा? तो साथियों, इनमें से जो है वो साथियों मिशिगन झील एकमात्र महान झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मिशिगन झील। साथियों, आप लोग यहाँ इमेज भी देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मिशिगन का जो एरिया है यहाँ पे दिखाया गया है साथियों। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बीचों बीच स्थित है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे भाई। तो धुआंधार जलप्रपात जो है साथियों भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है साथियों, और जो है 30 मीटर ऊंचा भी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नर्मदा। आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं साथियों? तो नर्मदा नदी को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु की जरूरत है मेरे प्यारे भाई? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 45 वर्ष। तो साथियों, मैं बताते चलूँ आप लोग को कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु जो है साथियों वो 35 वर्ष है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों, जरूर इसको याद रखिएगा। तो साथियों, राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को साजा जो है साथियों क्षमा दान, प्रतिलंबन, विराम या सजा छूट देने के निलंबन पर परिहार या लघुपतन की शक्ति है। या साथियों सजा को कम कर सकते हैं या पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 72। अगले प्रश्न की ओर भाई बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष हुई? तो जानते होंगे आप लोग साथियों की जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है साथियों। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। तो साथियों, नियमित जो जनगणना है मेरे प्यारे भाई वो 1881 से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 1881 में पहली बार जो है वैज्ञानिक तरीके से जनगणना हुई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, और वहीं पूछा जाए कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी साथियों? तो साथियों 1972 में, 1872 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो आप लोग याद देख सकते हैं साथियों, यहाँ वैज्ञानिक तरीके से या नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे साथियों 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? तो जस्ट मैं अभी ऊपर ही मेरे प्यारे भाई आप लोग को बताया हूँ कि जो भारत में प्रथम जनगणना है साथियों ये जो है 1872 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि जनगणना किसका सूची का है? संघ सूची है कि राज्य सूची है कि समवर्ती सूची है? तो साथियों संघ सूची है, यानी संघ सूची है। ये आप लोग याद रखिएगा, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और द्वारा की गई थी? साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और कौन थे मेरे प्यारे भाई? तो साथियों अशफाक उल्लाह खां थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। मैं आप लोग को बताते चलूँ साथियों कि काकोरी की घटना में मुख्य साजिशकर्ता जो है राम प्रसाद बिस्मिल ही थे साथियों।
और जो है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी साथियों, तो 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी साथियों, जो लखनऊ से लगभग साथियों 16 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर है मेरे प्यारे भाई। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग को मैं दिखाते हैं यहाँ चलूँ साथियों, आप लोग देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। और यहाँ है सरोजनी नायडू जी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं साथियों, इनके इमेज यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की कोकिला कौन थी। जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया मेरे प्यारे भाई कि जो भारत की कोकिला है वो साथियों सरोजनी नायडू है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उन्हें नाइटिंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, सरोजनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, तो जरूर याद रखिएगा। तो साथियों 1925 में कानपुर अधिवेशन में बने थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। जो सरोजनी नायडू जी हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों बताइए आप लोग, मदर टेरेसा थी कि सरोजनी नायडू की एनी बेसेंट। तो साथियों देखिए, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। एनी बेसेंट के बारे में बात करी जाए तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे प्यारे भाई, आप लोग सोचिए, ऑप्शन देखिए आप लोग। तो साथियों श्रीमती एनी बेसेंट थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो ए राइट आंसर होगा, श्रीमती एनी बेसेंट। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता का 22वां अधिवेशन था, ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। और 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, ये भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये तो बिल्कुल आपके जुबान पे ही होना चाहिए कि कौन सा अधिवेशन था साथियों कांग्रेस का। तो 20वां अधिवेशन था साथियों, और कब हुआ था 1917 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सॉरी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो देखिए इसको मैं बताते चलूँ साथियों। इसकी जो स्थापना है वो इंडियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। 19 दिसंबर 1966 को हुआ था साथियों। और वहीं इसका मुख्यालय पूछा जाए मेरे प्यारे भाई तो मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है मेरे प्यारे भाई वो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन बना है, तो आप लोग बताइए। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है साथियों मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के सदस्य देश कितने देश हैं, बताइए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों मनीला में मुख्यालय है साथियों, इसका आप लोग जानते होंगे, और 1966 में स्थापित हुआ था। कब, 19 दिसंबर 1966 को। तो साथियों इसके 68 सदस्य द्वारा जो है इसके अध्यक्ष हैं, यानी देश शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की। साथियों लुई पास्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है। तो साथियों 2021 में साथियों 2021 में सी चंद्रमौली थे साथियों 2011 में, और वहीं 2021 में बात करी जाए तो डॉक्टर विवेक जोशी थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डॉक्टर विवेक जोशी। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर विवेक जोशी राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2021 में भारत की जनगणना 16वीं जनगणना है, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर विवेक जोशी हैं। और वहीं पूछा जाए साथियों कि 2011 के तो साथियों वे थे सी चंद्रमौली साथियों जनगणना आयुक्त थे, जरूर याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है।
तो मेरे प्यारे भाई जो माजुली द्वीप है मेरे प्यारे भाई, वो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक बड़ा द्वीप समूह है साथियों। माजुली को दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वीप के साथियों रूप में जाना जाता है। माजुली को असम की संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आप लोग देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो साथियों जमुना राइट आंसर होगा। जमुना नाम से जाना जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों, जमुना। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों, इसे भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा साथियों। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।